Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study World Health Organization, also the programs of World Health Organization. In the previous lecture we have studied objectives of World Health Organization, functions of WHO, also we have studied the structure of WHO. Right? In this lecture we will focus on programs of WHO as well as we will study different topics regarding WHO. So let's start the lecture and understand. See, WHO is an intergovernmental organization which generally works in collaboration with the health ministries to promote health at international level और globally. राइट तो ग्लोबली हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, साथ ही साथ जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ग्लोबली जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है. राइट एंड WHO इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर in collaboration with the health ministries of its member countries it functions for the promotion of health at globally. Right, WHO has been established in 1984. Right, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. राइट अगर हम देखें सो इंडिया, राइट इंडिया जो है WHO का फाउंडिंग मेंबर है. साथ ही साथ इंडिया हैज ज्वाइंड द WHO इन 1948. WHO का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल, राइट 7 अप्रैल 1948 को हुआ था. देयरफॉर 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे. प्रेजेंटली WHO हैज 194 मेंबर्स स्टेट्स और आउट ऑफ 194 मेंबर स्टेट्स जो WHO का ऑफिस है वो 150 कंट्रीज में है. साथ ही साथ इसके जो है 6 रीजनल क्या है ऑफिसेज में है. राइट सो WHO हैज ऑफिसेज इन 150 कंट्रीज. आल्सो देयर आर 6 रीजनल ऑफिसेज ऑफ WHO. Right, WHO is an intergovernmental organization, right, which works to promote health globally. Also WHO shapes the health research agenda. राइट तो हेल्थ सेक्टर में जो रिसर्च एजेंडा है वो WHO के द्वारा ही सेव किया जाता है. साथ ही साथ जो वेरियस बेंचमार्क हैं, राइट वो भी WHO के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं. साथ ही साथ जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनमें WHO एक लीडर के तौर पर जो है परफॉर्म करता है. राइट साथ ही साथ WHO क्लेरिफाइज एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस और अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं, राइट मेंबर कंट्रीज को ऑन रिक्वेस्ट, राइट ऑन रिक्वेस्ट मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है. साथ ही साथ जो हेल्थ ट्रेंड्स हैं उनको नेशनल लेवल पर क्या करता है या इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटर करता है. राइट और ये मैं बता चुका हूँ कि 7 अप्रैल 1948 को ही जो है WHO एस्टैब्लिश हुआ था. देयरफॉर 7 अप्रैल इज celebrated as World Health Day. Right now we will study the historic journey of WHO. Right, see because of presently because of corona pandemic, right corona pandemic WHO is being criticized. राइट देयरफॉर अगर हम देखें तो जो WHO की हिस्ट्री है कि WHO ने किस डिकेड्स में कौन कौन सी डिसीज़ के कंट्रोल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ये पूछा जा सकता है. राइट सो देयर माइट बी चांस दैट 11 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड व्हाट इज द हिस्टोरिक जर्नी ऑफ WHO. राइट या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाई इज WHO इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी कंट्रीज. राइट क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक जो है उसका कंट्रोल करने में WHO ने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है जितना दिया जाना चाहिए था. देयरफॉर जो WHO की फंक्शनिंग है वो भी प्रेजेंटली क्वेश्चनेबल है. तो WHO की जो फंक्शनिंग है या WHO का कंट्रीब्यूशन है वो भी जो है वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है. देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द WHO मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. राइट सो देयर माइट बी चांस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि what was the contribution of WHO regarding eradication of different diseases. तो उसका उत्तर भी आप
इससे लिख सकते हैं। साथ ही साथ इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द डेवलपमेंट या हाउ द WHO इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट, उसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं। और सिंपली वी विल स्टडी द हिस्टोरिक जर्नी ऑफ WHO। तो हिस्टोरिक जो जर्नी है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो जो हिस्टोरिक जर्नी है उसके माध्यम से WHO कैसे इवॉल्व हुआ, किस डिकेड में WHO ने कौन सी डिसीज़ को कंट्रोल करने में या इराडिकेशन में अपना किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया, राइट, किस डिकेड में WHO ने अपनी पॉलिसीज़ को एक्सटेंड किया, राइट। So let's study the historic journey of WHO. See, WHO has been established on 7th April 1948 and in its first decade, which is 1948 to 1958, WHO focused specific infectious diseases। तो जो communicable diseases थी और जिनका infection तेजी से फैलता था। सो इन इट्स फर्स्ट डिकेड WHO फोकस्ड स्पेसिफिक इन्फेक्टियस डिसीजेस, और हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्टियस कम्युनिकेबल डिसीजेस थी उन पर जो है फोकस किया था, और वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट हैव प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज to control the infectious diseases. Therefore, between 1948 and 1958, WHO focused specific infectious diseases in developing countries। जो सेकेंड डिकेड था 1950 से लेकर क्या हो जाएगा 1968 तक, तो 1968 तक WHO फोकस्ड ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री, राइट, बिकॉज जो केमिकल इंडस्ट्रीज थी, केमिकल इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट था उसकी वजह से कई जो डिसीजेस थी वो जो डिसीजेस थी उसकी वजह से ह्यूज पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो रही थी। फॉर एन एग्जांपल जो सिस्टोमेयासिस जो डिसीज़ है या रिवर ब्लाइंडनेस है, ये डिसीजेस जो हैं कई देशों में फैल रही थी। सो इन सेकेंड डिकेड बिटवीन 1958 to 1968, राइट, WHO फोकस्ड ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री, और जो केमिकल इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट था उसको उस पर फोकस किया। साथ ही साथ जो रिवर ब्लाइंडनेस है या सिस्टोमेयासिस जो डिसीजेज हैं उनके इराडिकेशन में, उनको कंट्रोल करने में भी फोकस किया, राइट। नाउ वी विल talk about the third decade, which is 1968 to 78, right, and in the third decade of WHO between 1968 to 78, WHO focused स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम। क्योंकि अगर हम देखें तो स्मॉल पॉक्स जो डिसीज थी, राइट, वो 31 कंट्रीज में बहुत ही खतरनाक रूप से फैली हुई थी, राइट। तो स्मॉल पॉक्स वाज एंडेमिक इन 31 कंट्रीज एंड स्मॉल पॉक्स वाज आल्सो स्प्रेड इन इंडिया। वर्ल्ड के जो 65% केसेस थे वो रिपोर्टेड किए गए थे इंडिया में। साथ ही साथ मोर देन 25,000 जो डेथ थी वो इंडिया में अकर हुई थी। साथ ही साथ जो जितने भी 31 कंट्रीज थे उनमें स्मॉल पॉक्स के जो केसेस थे वो बढ़ते ही चले जा रहे थे, राइट। सो टू इराडिकेट स्मॉल पॉक्स इन 1967 WHO started, right, WHO started smallpox eradication program, और with the help of smallpox eradication program जो है 1977 में जो 1977 में स्मॉल पॉक्स को इंडिया से इराडिकेट कर दिया गया था, और धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से भी क्या है इराडिकेट किया जा चुका है, राइट। इसके साथ ही इसी डिकेड में इम्यूनाइजेशन को भी जो है फोकस किया गया था, राइट। WHO फोकस्ड इम्यूनाइजेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO जो चाइल्डहुड की जो 6 डिसीजेज हैं, जैसे कि डिप्थीरिया है, टिटनेस है, वूफिंग कफ है, मीजल्स है, राइट, पोलियोमाइलिटिस है या ट्यूबरकुलोसिस है, राइट, विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन दीज
6 डिसीजेस ऑफ चाइल्डहुड कैन बी कंट्रोल्ड, और इनका इराडिकेशन भी जो है पॉसिबल है। देयरफॉर इन दिस डिकेड WHO फोकस्ड इम्यूनाइजेशन। साथ ही साथ इसी डिकेड में, राइट, देखिए क्या है कि जो फैमिली प्लानिंग है, द पॉपुलेशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो हम कह सकते हैं कि WHO ने फैमिली प्लानिंग के लिए, राइट, फैमिली प्लानिंग के लिए भी जो है प्रमोशन करना प्रारंभ किया और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ WHO took the effort to control the malaria and leprosy in the third decade. Right, now we will talk about the fourth decade, which is also most important. फोर्थ डिकेड कौन सा हो जाएगा? 1978 से 88 के बीच में। तो फोर्थ डिकेड में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस अल्मा अता, राइट, एंड द अल्मा अता कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ। तो यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा अल्मा अता जो कि सिटी है कहाँ पर? सोवियत यूनियन में, यहाँ पर अल्मा अता कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। और अल्मा अता कॉन्फ्रेंस में ही प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और क्यूरेटिव हेल्थ मेजर्स को एम्फेसाइज किया गया था, राइट। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, व्हाई इज द प्राइमरी हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ? तो अल्मा अता कॉन्फ्रेंस में ही प्राइमरी हेल्थ केयर के इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया गया था और मेंबर कंट्रीज को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने के लिए भी रिकमेंड किया गया था। साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स हैं वो भी क्या किया गया था? एम्फेसाइज किया गया था, राइट। साथ ही साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, राइट, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फिर इंटर सेक्टोरल कोऑपरेशन बिटवीन जो इंटरसेक्टरल कोऑपरेशन है तो इनको फोकस किया गया था। तो इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, राइट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंटरसेक्टोरल जो कोऑपरेशन है ये वर्ल्ड हेल्थ पॉलिसीज के पिलर्स जो हैं बन चुके थे और इन सब का जो डिस्कशन हुआ था वो अल्मा अता कॉन्फ्रेंस में हुआ था। तो द फोर्थ डिकेड में जो है अल्मा अता कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। साथ ही साथ इसी दौरान एक आउटब्रेक हुआ था इबोला वायरस का, राइट, एन आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस जो कि कहाँ पर हुआ था? DC कांगो में हुआ था, इन 1995 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि व्हेन इबोला वायरस का जो आउटब्रेक हुआ तो 3 महीने तक, राइट, टिल 3rd month जो है WHO डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, राइट, और आफ्टर 3 months WHO गोट दिस इंफॉर्मेशन। और इससे ये पता चलता है कि उस समय पर जो सर्वेलांस सिस्टम था वो बहुत ही खराब था। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन सिस्टम था वो भी क्या था? बहुत खराब था। सो सिंपली वी कैन से दैट व्हेन इबोला वायरस erupted in 1995, right, WHO did not get information regarding Ebola virus, right, within 3 months. After 3 months जो है WHO came to know about Ebola virus, राइट। तो सर्वेलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इन 1997 WHO इन कोलैबोरेशन विद कनाडा, तो कनाडा की मदद से जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क है GPHIN, राइट, उसका ब्रॉडकास्ट किया गया था। और GP जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंट नेटवर्क है, राइट, इस पर फोकस किया गया ताकि कोई भी जो एपिडेमिक्स हैं या पैंडेमिक्स हैं, राइट, उनकी वार्निंग या इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए और उस जो बीमारी है उसको स्प्रेड होने से पहले ही जो है रोक लिया जाए। साथ ही साथ इन द ईयर 2000, राइट, जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क था उसको लिंक किया गया किससे? ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पॉन्स नेटवर्क गोरन से, राइट। तो ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पॉन्स नेटवर्क और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क, इन दोनों को 2000 में क्या किया गया था? लिंक किया गया था। और जो गोरन है जो है वो 120 नेटवर्क्स का क्या है? नेटवर्क है। और इनसे अब क्या होता है कि कोई भी क्राइसिस होगा तो उसको क्विकली उसका रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, या एक तरीके से कोई भी जो है
ये गोरन जो है, इससे जो डाटा लेबोरेटरीज हैं और एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से जो कोई भी क्राइसिस है उसका रिस्पांस दिया जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी इन्फेक्टियस डिसीज़ को शुरुआती दौर में ही जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त की जा सकती है। और इस तरीके से WHO ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है अपने आप को डेवलप किया, और इस तरीके से WHO की जो है हिस्टोरिकल जर्नी को हम यहाँ पर देख चुके हैं। सो दिस वाज द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ WHO, right? Now the most important, right, which may be asked as a 11 marker question, right? The programs of WHO, right? This may be asked as a 11 marker question. What are the health programs of WHO, right? तो यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ WHO, या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी स्पेशली 1 प्रोग्राम से, राइट? जैसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम ऑफ WHO डिस्क्राइब, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायबिटीज प्रोग्राम ऑफ WHO, राइट? तो इन सब के बारे में 5 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, राइट? तो प्रोग्राम्स ऑफ WHO, उसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम, इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम, राइट? तो देखिए WHO ने इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया, राइट? और उसको लॉन्च करने का कारण क्या था? उसका कारण ये है कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो केमिकल से क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, और इसकी वजह से जो हेल्थ है उस पर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? तो इस हम कह सकते हैं कि जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स का एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, उनका बेटर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो सके, साथ ही साथ जो हेल्थ है उस पर भी जो केमिकल्स हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए ही साइंटिफिक बेसिस पर, राइट, साइंटिफिक बेसिस पर जो ICSP है, ICSP is being run on a scientific basis to protect human health and protect environment. तो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिफिक बेसिस पर जो इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है, राइट? और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रिवेंट द एनवायरनमेंट काज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर HIV और एड्स क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा, राइट? तो जब अगर हम देखें जैसे ही HIV के केसेस जो है आना प्रारंभ हुए थे, उस समय पे जितना फियर कोरोना वायरस का है उतना जो फियर था वो HIV का था, राइट? और इनिशियली पीपल डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग HIV। देयरफॉर जब भी HIV का कोई भी पेशेंट होता था तो उसके साथ में डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव किया जाता था, राइट? द HIV पेशेंट डिड नॉट allowed to sit or work among the public places, right? इस वजह से लोगों को दिक्कत भी ज़्यादा जा रही थी, तो HIV एड्स के केसेस भी बढ़ रहे थे, साथ ही साथ HIV से जो पेशेंट थे उनकी भी समस्याएं बढ़ रही थी। इस वजह से राइट, इस वजह से जो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम थी, राइट, इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एड्स, द कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एड्स were discussed in detail in the 9th Science Conference held by World Health Organization in Paris, right? तो जो एड्स की जो कॉजेज थे और एड्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको 9th साइंस कॉन्फ्रेंस में पेरिस में क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था, राइट? इसके साथ ही WHO ने फॉर्म किया था एक फास्ट ट्रैक क्या फोर्स को, राइट? WHO हैज फॉर्म्ड अ फास्ट ट्रैक फोर्स for this which will work to reach the information related to AIDS to people by 2020। तो जो फास्ट ट्रैक फोर्स है वो लोगों तक एड्स की जो इंफॉर्मेशन वो पहुंचाएगी ताकि लोग इससे पैनिक ना हो और जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसके तहत
जो जितने भी पेशेंट हैं उनका इलाज हो सके, साथ ही साथ बाकी के जो लोग हैं उनका जो उनमें जो है ट्रांसमिशन ना हो सके। अगर हम डाटा की बात करें तो बाय द एंड ऑफ 2080 जो है 37.9 मिलियन जो पीपल हैं वो एड्स के साथ में जी रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि 7 आउट ऑफ 10 जो चिल्ड्रन हैं राइट डायग्नोस्ड विद एड्स फ्रॉम देयर मदर बोम। तो इस वजह से भी जो है मदर बोम से भी जो है एड्स बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो 62% ऑफ एडल्ट, 54% ऑफ चिल्ड्रन एंड 82% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैव टेकन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन 2018। अब जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है ये एड्स की जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये थेरेपी ली जाती है। तो इस तरीके से एड्स को कंट्रोल करने के लिए राइट WHO हैज़ लॉन्च्ड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। राइट ना हो जाएगा डायबिटीज़ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट में डायबिटीज़ क्या होती है। राइट देखिए सी इंसुलिन लेवल राइट जब इंसुलिन लेवल क्या होता है हाई होता है तो उससे जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हमारी सेल्स के जो ग्लूकोज है हमारी सेल्स उस ग्लूकोज को रिसीव कर लेती हैं। परंतु जब इंसुलिन लेवल कम होता है तो हमारी जो सेल्स होती हैं आर अनेबल टू गेट द ग्लूकोज राइट जो कि हमारे किस में होता है ब्लड में होता है राइट। और जब हमारी सेल्स ब्लड से ग्लूकोज को नहीं ले पाती हैं तो उससे हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता ही चला जाता है। इससे क्या होता है इससे एक और क्या होगा कि चूंकि हमारी जो सेल्स हैं राइट हमारी सेल्स ग्लूकोज को ब्लड से नहीं ले पाती हैं, इस वजह से हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है और बार बार भूख लगती है। तो वहीं दूसरी ओर जब हम बार बार खाना खाते हैं तो जो ब्लड है उसमें और ज़्यादा ग्लूकोज या जो शुगर है वो बढ़ने लगती है और इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल क्या होती है डिसीज़ होती है। जब लोग वर्कआउट नहीं करते हैं साथ ही साथ अनहेल्दी फूड प्रैक्टिसेस होती हैं उस समय पर जो है डायबिटीज़ क्या होती है डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। करेंटली देयर आर 422 मिलियन एडल्ट इन द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ राइट और इसके साथ ही 1.6 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर ड्यू टू डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो है वो एक जो है डायबिटीज़ जो है वर्तमान समय में पूरी दुनिया में इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं एंड 1.6 जो पीपल हैं वो डायबिटीज़ से ईच ईयर क्या होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसमें से भी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तो बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही है फैल रही है। राइट जो डायबिटीज़ है वो स्पेशली ईस्ट मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ या वेस्ट जो पैसिफिक रीजन है राइट अमेरिकन कंट्रीज़ हो जाएंगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो जाएंगी राइट मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाएंगी उसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही है स्प्रेड हो रही है। साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट की डेथ है वह भी डे बाई डे या हम ये कहें कि बढ़ती चली जा रही है। राइट इसीलिए जो WHO है राइट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ टाइप 2 डिसीज राइट तो डायबिटीज़ जो प्रोग्राम है वो WHO के द्वारा रन किया जा रहा है ताकि जो टाइप 2 जो डिसीज़ है उसको रोका जा सके। और इसके लिए WHO जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी डिसेमिनेशन कर रहा है क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। राइट हमारे अगर हम बात करें तो अर्लियर हमारे देश में ही लोग बहुत ज़्यादा 2-2 किलो तक मिठाई भी खा लेते थे लेकिन वो वर्कआउट इतना ज़्यादा करते थे कि उनको कभी भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं जाती थी। राइट नाउअडेज वी हैव मैनी गैजेट्स, वी हैव मशीन्स, वी हैव व्हीकल्स। तो हमको जो भी काम करना होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हम उस काम को कर लेते हैं जिस वजह से हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता है। और इसी बैड लाइफ स्टाइल की वजह से ही जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये जो है डे बाई डे क्या हो रही हैं इंक्रीज हो रही हैं। राइट तो इसके लिए ही जो है
WHO ने डायबिटीज़ प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि लोगों को जो वेड लाइफस्टाइल है उसके बारे में बताया जा सके, साथ ही साथ जो वल्नरेबल पीपल पॉपुलेशन है, राइट, उसको भी रेस्क्यू किया जाए। दिस मिशन आल्सो इंक्लूड्स द मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाईली क्वालिटी ऑफ लाइफ। यदि हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो उससे जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम, राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम सी, तो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम हो जाएगा, राइट। अब ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उसमें कफ बनता है, साथ ही साथ जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम होती जाती है, जिसकी वजह से एटलीस्ट अंत में जाकर किसी भी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, राइट। और ट्यूबरक्लोसिस के भी जो पेशेंट हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, राइट। और जिन देशों में, जिन कंट्रीज़ में स्मोकिंग ज़्यादा होती है, स्पेशली वहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम की स्टार्टिंग कैसे हुई उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं जरा, राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इन SDG गोल्ड, राइट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सभी कंट्रीज को अचीव करना है, और 2016 ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में SDG गोल्ड में ही किसको जो है SDG गोल्स में ही ट्यूबरक्लोसिस को क्या किया है, इंक्लूड किया है। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2018 जो असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस है एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, टू अचीव SDG रिलेटेड इराडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड की गई है, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्यूबरक्लोसिस को इराडिकेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो WHO ने 2016 में SDG गोल्स में ट्यूबरक्लोसिस को इंक्लूड किया, ताकि SDG गोल्स जो कि सभी देशों को अचीव करने हैं उसके माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस का इराडिकेशन भी हो जाए। सेकेंड, 2018 में जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्फ्रेंस भी क्या की थी, ऑर्गेनाइज की थी, ताकि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका इराडिकेशन हो सके, राइट। साथ ही साथ अगर हम और एफर्ट्स को देखें, सो इन द 2014 मीटिंग वर्ल्ड WHO ने कई देशों को कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाउ टू प्रिवेंट TB एंड हाउ टू अडॉप्ट रिलेटेड रेमेडीज, राइट। ये जो है 2014 में डिसाइड किया गया था, राइट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस बाय 95% बाय द ईयर 2035, राइट। तो जो 2035 है उस समय तक 95% जो है ट्यूबरक्लोसिस के जो मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस उसको 95% तक जो कम करना है। साथ ही साथ जो ट्यूबरक्लोसिस ग्लोबल टास्क फोर्स है उसको WHO के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2006 में, राइट। और अगर हम देखें तो जो 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसके, WHO के, वो भी ट्यूबरक्लोसिस को इराडिकेशन के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, राइट। अब 5वां हो जाएगा पोलियो फ्री कैंपेन। देखिए, देयर वाज अ टाइम कि जब पोलियो के जो केसेस थे वो डेली बेसिस पर इंक्रीज हो रहे थे, राइट। और जो पोलियो की समस्या थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, तो पोलियो को इराडिकेट करने के लिए पोलियो फ्री जो कैंपेन है वो WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो द पोलियो फ्री कैंपेन वाज फर्स्ट स्टार्टेड ग्लोबली इन 1978 बाय WHO, राइट। और इस पोलियो फ्री प्रोग्राम के लॉन्च होने के पश्चात जो जितने भी देश थे जिनमें पोलियो के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे उन्होंने भी अपने एफर्ट्स किए, राइट। और इंडिया ने भी, राइट, इंडिया आल्सो स्टार्टेड पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम,
right? तो pulse polio vaccination program was started by India in 1995 अंडर द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो जो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम था जो कि शुरू हुआ था 1978 में, जिसको लेटर एक्सटेंड किया गया था, और उसी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत ही पल्स पोलियो प्रोग्राम भारत में इन 1995 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। एंड अंडर दिस ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर उनको दिसंबर एवं जनवरी में जो पोलियो वैक्सीन है वो प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। एंड जो एंटी पोलियो ड्रॉप्स हैं वर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इन दिसंबर एंड जनवरी। और इसके साथ ही भारत से पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए बड़े तौर पर लोगों को अवेयर किया गया था। शक्तिमान के माध्यम से अपील की जाती थी, टीवी सीरियल्स के माध्यम से अपील की जाती थी, साथ ही साथ घर घर जाकर पोलियो की जो ड्रॉप्स थी वो बच्चों को पिलाई जाती थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे पोलियो के जो केसेस थे वो कम आना शुरू हो गए। और ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम की वजह से 2000 में, राइट, 2000 में जो यूरोपियन कंट्रीज थी, तो यूरोपियन कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन 2002। इसके साथ ही 11 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, 11 countries of Southeast Asia along with India has been declared polio free in 2014, right? Next हो जाएगा water sanitation and hygiene, right? और जिसको हम क्या कह सकते हैं, पास प्रोग्राम कहते हैं। देखिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, मैक्सिमम नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज होती हैं और कई कम्युनिकेबल जो डिसीजेज होती हैं, उनके स्प्रेड होने के रीज़न क्या होते हैं। एक तो वाटर होता है, क्योंकि हम प्रत्येक दिन 3 से 4 लीटर वाटर को कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ यदि हाइजीन और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होंगी तो उससे भी जो डिसीजेज हैं उनके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो वास स्ट्रेटजी थी, राइट, वास स्ट्रेटजी फर्स्टली एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन जुलाई 2010। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा वास स्ट्रेटजी को 2010 में एडॉप्ट किया गया था, और जिसके माध्यम से गवर्नमेंट को वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिटीज़न को अवेलेबल करानी चाहिए, राइट। और इसी प्रोग्राम को फिर WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया था, राइट। तो अंडर द WHO's 13 जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-13, right, it has been stated that WHO through its multilateral action such as, तो जो मल्टीलेटरल जो एक्शंस हैं, मल्टीलेटरल एक्शंस के माध्यम से WHO 3 बिलियन पीपल का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा। तो जो 13 जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-13 है, इसके तहत WHO मल्टीलेटरल एक्शंस के माध्यम से 3 बिलियन पीपल के जो है हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, राइट। और ये मल्टीलेटरल एक्शंस में क्या सम्मिलित होगा, जैसे इम्प्रूव्ड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हो जाएगा और रिस्पॉन्स हो जाएगा। साथ ही साथ WHO has developed high level framework consist of several effective indicators। तो WHO ने indicators भी जो हैं डिसाइड किए हैं, और इन्हीं इंडिकेटर्स में जो 2 इंडिकेटर्स हैं, 2 of these indicators will accelerate the work of organization to increase to access to safe drinking water, सैनिटेशन एंड क्या हो जाएगा, हाइजीन हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जो 13 जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-23 है, इसके तहत जो WHO है वो मल्टीलेटरल एक्शंस के माध्यम से 3 बिलियन जो पीपल हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके लिए सेवरल इफेक्टिव जो है इंडिकेटर्स डिसाइड किए गए हैं, और इन्हीं इंडिकेटर्स के कारण ही जो है WHO एक्सेलरेट करेगा, राइट, टू इंक्रीज एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। मतलब
इस प्रोग्राम के माध्यम से जो वास है उसको प्रमोट किया जाएगा। वास में W क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिससे ड्रिंकिंग या वाटर बोर्न जो डिसीजेज हैं वो कम होंगी। सैनिटेशन और हाइजीन भी अच्छा रहेगा, तो उससे भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम होंगे, राइट। तो ये हो जाएगा वास प्रोग्राम। इसके साथ ही और भी कई प्रोग्राम हैं। तो अगर 11 मार्कर क्वेश्चन आता है तो जो मेजर प्रोग्राम्स हैं, राइट, जैसे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी प्रोग्राम हो जाएगा, देन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो जाएगा, डायबिटीज़ प्रोग्राम हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हो जाएगा, पोलियो फ्री कैंपेन हो जाएगा, फिर बास प्रोग्राम हो जाएगा। ये जो है मेजर क्या है प्रोग्राम है। इसके अलावा भी WHO ने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कई अदर प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। जैसे क्या हो जाएगा, डेंगू प्रोग्राम हो जाएगा टू इराडिकेट डेंगू डिसीज, देन टोबैको फ्री क्या हो जाएगा प्रोग्राम हो जाएगा, राइट, क्योंकि कंजप्शन ऑफ टोबैको जो हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। देन इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम हो जाएगा। देन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्रॉपिकल डिसीजेज हो जाएंगे। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो ट्रॉपिकल डिसीजेज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए WHO प्रोग्राम चला रहा है, राइट। देन इंटरसन प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वाटर बॉर्न डिसीजेज, तो वाटर बॉर्न डिसीजेज को कम करने के लिए भी WHO प्रोग्राम चला रहा है। देन मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम्स, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि जो WHO है वो स्ट्रेटजीज के माध्यम से जो है मैनी वेलफेयर वर्क्स को जो है संचालित कर रहा है, एंड WHO इज रनिंग मैनी प्रोग्राम्स, राइट। और कई जो डिसीजेज हैं उनके इराडिकेशन के लिए WHO के द्वारा जो है प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे 11 नंबर में चाहे 5 नंबर में जो है पूछे जाए, राइट, वी हैव सीन द प्रोग्राम्स ऑफ WHO, राइट। नाउ वी विल स्टडी हेल्थ कंसर्न्स, राइट, हेल्थ कंसर्न्स ऑफ WHO, right. I have told you that WHO is being criticized by many scholars and media, right, क्योंकि WHO के द्वारा कोरोना का जो कंट्रोल है वो बेटर तरीके से नहीं हो पाया है। साथ ही साथ WHO को भी कई बीमारियों को अभी भी कंट्रोल करना है, तो WHO के समक्ष जो है कई हेल्थ कंसर्न्स है। सो वी विल सी हेल्थ कंसर्न्स, राइट, हेल्थ कंसर्न्स ऑफ WHO, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी हेल्थ कंसर्न्स ऑफ WHO, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। सी, एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट हेल्थ कंसर्न ऑफ WHO, बिकॉज every day 9 out of 10 people in the world breathe the polluted air, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ द व्हीकल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इंडस्ट्रीज की वजह से, राइट। फिर बर्निंग ऑफ वुड हो जाएगा, इसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, राइट। और यदि पॉल्यूटेड जो एयर हैगी, राइट, पॉल्यूटेड एयर को यदि ब्रीथ किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे कई लोगों की जान जाने की संभावना ज़्यादा है। जैसे अगर हम देखें तो इन द ईयर 2019 एयर पॉल्यूशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क। सो एट प्रेजेंट एयर पॉल्यूशन हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क। और इससे होता क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पॉल्यूशन में जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में और ब्रीदिंग सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, जिससे लंग्स है या हार्ट है या ब्रेन है, इनमें कई तरीके की जो है डिसीजेस अकर होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो 7 मिलियन पीपल हैं, राइट, कितने 7 मिलियन पीपल अनुअली बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एवरी ईयर जो है 7 मिलियन पीपल की डेथ हो रही है। और एयर पॉल्यूशन जो है बिगेस्ट क्या एनवायरनमेंट रिस्क भी है, इसी वजह से ये WHO का हेल्थ कंसर्न है, राइट। साथ ही साथ जो प्राइमरी काज क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, बर्निंग ऑफ क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, जिस वजह से बढ़ रहा है। साथ ही साथ
सोचने वाली बात यह है कि बिटवीन 2013 एंड 2015 जो क्लाइमेट चेंज है वह भी अकर होगा, जिसकी वजह से 2,50,000 जो डेथ हैं वो अकर होने की क्या है चांसेस है अनुअली जो 2,50,000 डेथ हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से, मलेरिया, डायरिया, हार्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की इसकी वजह से अनुअली इतनी डेथ होने की भी जो है पॉसिबिलिटी है, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो जाएंगे, राइट। सो एट प्रेजेंट जो है मशीन्स का यूज़ बढ़ रहा है, साथ ही साथ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि उनका वर्कआउट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, फॉर एन एग्जांपल डायबिटीज़ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, या हार्ट डिसीज़ हैं, ये डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं। एंड डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़ आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 70% ऑफ टोटल डेथ्स, राइट। तो जो टोटल डेथ्स हैं उनमें से 70% डेथ, या हम ये कहें कि 40 मिलियन जो डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड पर ईयर, वो बिकॉज ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण अकर हो रही हैं, राइट। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से डेथ होने के पीछे रीज़न क्या है, उसका रीज़न हो जाएगा टोबैको यूज़, राइट। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, सब काम मशीनों से हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एल्कोहल, तो टोबैको यूज़ हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा, अनहेल्दी डाइट हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, जिस वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से 70% जो डेथ हैं वो अकर हो रही हैं। इसके अलावा भी जो सुसाइड है वह भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, राइट, जिनके लिए किसी भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है अवेयरनेस की, हेल्दी लाइफस्टाइल की, राइट, अवेयरनेस की, हेल्दी लाइफस्टाइल की, न्यूट्रियस फूड की। परंतु यदि लोग अगर टोबैको को कंज्यूम करेंगे, अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे डेथ्स की संख्या भी जो है बढ़ती चली जाएगी। देन क्या हो जाएगा, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा क्या हो जाएगा, पैंडमिक हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिसीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से क्या होती है, स्प्रेड होती है, और इस वजह से जब इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है तो कई बार ये जो वर्ड्स में स्प्रेड होता है तो कई बार ये बड़े पैमाने पर जो है कई पक्षियों को चपेट में ले लेता है। इसीलिए इसको WHO के द्वारा इसकी कंटिन्यूसली जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ इन 153 इंस्टीट्यूशन, राइट, 153 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 144 कंट्रीज जो है इसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग में क्या है, इन्वॉल्व है। देन क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल क्या हो जाएगा, कंडीशंस हो जाएगा। सी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे बट वी डोंट हैव इनफ लैंड रिसोर्सेज, राइट, हाउसिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। देयरफॉर मोर देन 1.6 बिलियन पीपल, राइट, 1.6 बिलियन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 22%, तो 1.6 बिलियन पीपल या 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ये ऐसे फ्रेजाइल या वल्नरेबल, राइट, फ्रेजाइल या वल्नरेबल कंडीशंस में रहने को मजबूर हैं, राइट, जैसे ऐसे फ्रेजाइल या वल्नरेबल कंडीशंस में रहते हैं, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में रहते हैं, फेमाइन प्रोन एरिया में रहते हैं, राइट, कॉन्फ्लिक्ट जोन में लोग रेसाइड करते हैं, या फिर जहां पर, राइट, जहां पर पॉपुलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। इस वजह से यहाँ पर जहाँ पर ये जो फ्रेजाइल या वल्नरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे फेमाइन या कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इनमें 1.6 जो बिलियन पीपल हैं उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। या हम ये कहें कि इन कंडीशंस में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती। सो दिस इज़ आल्सो अ हेल्थ कंसर्न अगेंस्ट WHO हो जाएगा। देन हो जाएगा एंट्रोमाइक्रोबियल क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। देखिए पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, इनकी वजह से कई क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। एंड फॉर द ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स हैं वो
एंटी माइक्रोवियल जो टैबलेट्स हैं या ड्रग्स हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ एंट्रोमाइक्रोवियल्स, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, एंटी फंजाई हो, तो ओवर जो एंटी माइक्रोवियल्स हैं उनके ओवर यूज के कारण या एक्सेस में यूज के कारण जो पैथोजेंस हैं, राइट, पैथोजेंस हैं वो रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इस वजह से अगर कोई भी व्यक्ति इन पैथोजेंस से क्या होता है, बीमार हो जाता है, तो उसको जब एंट्री जो माइक्रोवियल टैबलेट्स दी जाती हैं तो उसकी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं होती है और उस स्थिति में सर्जरी या कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एंट्रोमाइक्रोवियल रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो ये एक ग्लोबल हेल्थ क्या है, कंसर्न है। इसके लिए भी जो है ग्लोबल एक्शन प्लान की ज़रूरत है ताकि जो एंट्री माइक्रोवियल्स हैं उनका वाइजली और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी उनका जो है इनटेक या यूज़ होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एबोला एंड अदर क्या हो जाएगा, हाई थ्रेट पैथोजेंस हो जाएंगे, राइट। नो डाउट हेल्थ फैसिलिटीज़ डे बाई डे इम्प्रूव हो रही हैं। वी हैव मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिनसे हम पैथोजेंस को ट्रीट कर सकते हैं या पैथोजेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है, परंतु फिर भी कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो कि नॉर्मली सर्वेलांस के द्वारा जिनकी मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो एबोला आउटब्रेक हुआ था 2018 में, कहाँ पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। तो जो कांगो में 2019 में जो 2 सिटीज़ में बड़े पैमाने पर इसका क्या हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी भी कई ऐसे हाई थ्रेट पैथोजेंस हैं, राइट, जिनको कंट्रोल करने के लिए हमारा सिस्टम अभी भी कैपेबल नहीं है, राइट। जैसे अगर हम देखें तो WHO का जो R&D ब्लूप्रिंट है, ये आइडेंटिफाई डिसीजेस एंड पैथोजेंस दैट कॉज अ स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, राइट। परंतु ये जो WHO का R&D ब्लूप्रिंट है, ये भी कई फैसिलिटीज़ इसके पास में नहीं है, जैसे वैक्सीन्स नहीं है और ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इबोला के साथ में कई हाई थ्रेट जो पैथोजेंस हैं वो अभी भी जो है हेल्थ कंसर्न्स लिए हुए हैं, राइट। साथ ही साथ जैसे जीका वायरस है, निपा है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है या कोरोना वायरस है, इस तरीके के जो पैथोजेंस हैं इनको अभी भी कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल है। देन क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो डेंगू इज अ मॉस्किटो बोर्न क्या हो जाएगा, डिसीजेज हो जाएगा, राइट। तो जो डेंगू है वो मॉस्किटो बोर्न डिसीज़ है और इसका भी जो स्प्रेड है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। उसका कारण क्या है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, राइट, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ फॉर एन एग्जांपल इंडिया एंड क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। एंड इन दीज कंट्रीज रेन जो है वो मानसून की वजह से होती है। तो जैसे हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा, हमारा इंडिया है, तो समर सीजन में, राइट, जैसे हमने कहा कि जब समर सीजन होता है तो उसकी वजह से जो जितने भी वाटर बॉडीज हो जाती हैं उनका वाटर पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाता है, राइट। परंतु और गर्मियों के दिनों में उनमें क्या होती है, जो पॉल्यूशन है या गंदगी है वो इकट्ठा हो जाती है। जैसी बारिश होती है तो छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज़ हैं या कुंडे हैं वो बन जाते हैं, जिसमें मॉस्किटीज़ का जो लार्वा है वो तैरता रहता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मॉस्किटीज़ है वो मॉस्किटीज़ की जो है संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए जैसे ही मानसूनी बारिश होती है उसकी वजह से जो डेंगू है वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होने लगता है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ कंसर्न ये है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश इनमें ही इनके केस आ रहे थे, लेकिन इन देशों में भी इनके जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो इन 2018 में बांग्लादेश हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, राइट, इन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स थे और वो भी किसकी वजह से, डेंगू की वजह से इन बांग्लादेश में। और चिंता की बात यह है कि जो इंडिया एंड बांग्लादेश है इनके अलावा भी जैसे नेपाल है, राइट, जो नॉट ट्रेडिशनली
कंट्रीज थी उनमें भी जो है डेंगू फैलता जा रहा है। तो चाहे दूसरी जो कंट्रीज हो, जो टेम्परेट कंट्रीज हैं, उनमें भी डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। देयरफॉर डेंगू इज अ हेल्थ कंसर्न। देन क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा, राइट। HIV के बारे में वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से हम जो है HIV की टेस्टिंग कर सकते हैं और एंटी रेट्रोवियल जो ट्रीटमेंट है उसके माध्यम से भी इसका जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। परंतु अगर आप देखें तो देयर इज अ ह्यूज पेशेंट, राइट, अराउंड 37 मिलियन जो पीपल हैं वो HIV के साथ में रह रही हैं। और साथ ही साथ जो यंग गर्ल्स हैं और वीमेन हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 are becoming more affected by the HIVs. Therefore, this is also a serious problem, right? So we have seen the health concerns और यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, right? Now at last we will study the WHO challenges, right? Challenges of the WHO. तो WHO के चैलेंजेस क्या हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं। ये जो है 5 मार्कर जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस? सी, WHO इंटरनेशनल पर हेल्थ सेक्टर में एक एपेक्स बॉडी है और वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, राइट, जो कि अपने मेंबर स्टेट के कोलैबोरेशन से कार्य करती है। बट डिस्पाइट दिस जो WHO का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से है या WHO की जो फंक्शनिंग है उसकी वजह से ही WHO के सामने कई क्या है चैलेंजेस हैं। तो वी विल सी द चैलेंजेस ऑफ द WHO। सबसे पहली चीज़ क्या है कि WHO इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी और वो मेंबर कंट्रीज पर ही फंडिंग के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। WHO डज नॉट हैव सिक्योर फंडिंग पैटर्न। तो WHO के पास में एक सिक्योर फंडिंग सिस्टम नहीं है जो रिच कंट्रीज हैं, राइट, रिच कंट्रीज हैं एंड रिच इंस्टीट्यूशन है, राइट। द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर WHO आर रिच कंट्रीज एंड क्या हो जाएंगे, रिच इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, राइट। तो चूंकि रिच कंट्रीज और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो WHO को क्या करते हैं, फंड करते हैं। इसीलिए जो 80% ऑफ द WHO के प्रोग्राम होते हैं, WHO के जो 80% प्रोग्राम्स होते हैं वो जो भी फंड देने वाले होते हैं उनके द्वारा ही चूज किए जाते हैं, राइट। तो कोई भी एक बॉडी हो जाएगी, राइट। तो जो भी रिच कंट्रीज हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जो भी फंड करते हैं उनके द्वारा ही जो वेलफेयर प्रोग्राम है, या हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि 80% जो प्रोग्राम है वो फंडर्स के द्वारा ही सेलेक्ट किए जाते हैं। इसी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर WHO चाह कर भी कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, राइट। इसके अलावा भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन भी बन जाती है, राइट। इसके अलावा भी क्या होता है कि WHO का रोल है इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। बट कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि WHO को फंड करते हैं, जिस वजह से जो WHO का रोल है वो कम होता जा रहा है और WHO की जगह पर जो अदर बॉडीज़ हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, उसका जो है फ़ायदा ले रहे हैं, या एक तरीके से WHO की जो रेपुटेशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। साथ ही साथ जो एफिकेसी ऑफ WHO है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हमने देखा था कि 2014 में जब एबोला जो एपिडेमिक हुई थी उस समय पे भी एबोला को जो है एपिडेमिक अनाउंस लेट किया गया था। तो 2014 में जो एबोला एपिडेमिक है उस समय पर भी WHO ने टाइम रहते हुए एबोला को एपिडेमिक अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से एबोला वायरस बहुत तेज़ी से फैला। और वही रिपीटेशन कब हुआ, 2019 में, राइट, दिसंबर में ही जो है कोरोना का फर्स्ट केस था वो डिटेक्ट हो चुका था। परंतु WHO के पास में इसकी जानकारी नहीं थी और ना ही WHO का जो सर्विलांस सिस्टम था वो इतना मजबूत था कि WHO को ये जानकारी मिल पाती, राइट। कुछ समय पश्चात
जो है इसको एपेडेमिक लॉन्च किया गया तब तक जो है कोरोना कई देशों में फैल चुका था, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोरोना पैंडेमिक है, राइट, कोरोना पैंडेमिक में भी जो WHO की फंक्शनिंग है वो भी क्या है, क्वेश्चनेबल है, राइट। जो वुहान लैब है वहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो पाई है, राइट। तो जो WHO की क्रेडिबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि WHO इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि अपने मेंबर स्टेट्स की हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की मदद से ही कार्य करती है, राइट। इसीलिए जो WHO है उसकी इनएडिक्वेट फंडिंग है, राइट, लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ स्टाफ है, लैक ऑफ क्या होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं। इसीलिए जो WHO है वो प्रॉपर तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है वहाँ पर प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं कर पाता है या जो है लॉन्च नहीं कर पाता है या उनका एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाता है। सो दीज वर द challenges of WHO, right? So in this way we have studied WHO, objective of WHO, functions of WHO, structure of WHO. At last we have studied the programs of WHO. साथ ही साथ हेल्थ कंसर्न्स WHO के समक्ष कौन से हैं एंड चैलेंजेस ऑफ WHO we have studied. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.